और अब मेरी सहयोगी प्रीति के पास चलते हैं, जो इस युद्ध से जुड़ी कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। प्रीति जी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाकों के बाद अब यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा पर भी रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अब रूस मोल्दोवा पर भी हमला कर सकता है। मोल्दोवा यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है और मोल्दोवा करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोल्दोवा की सेना भी सीमित है और उसके पास केवल 7,000 सैनिक हैं। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा करना और आसान हो जाएगा। जैसे ही रूस ओडेसा पर कब्जा करेगा वैसे ही यूक्रेन काला सागर से कट जाएगा और साथ ही मोल्दोवा पर हमला कर रूस उसे यूरोप के करीब जाने में भी रोक सकेगा। रूस मोल्दोवा पर हमला कर पश्चिमी देशों को यह संदेश भी देगा कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद की तो इस तरह क्षेत्र में और अशांति होगी। और आज रूस का विक्ट्री डे है। इस विक्ट्री डे को लेकर के कई दावे हैं कि पुतिन पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। इस बीच खबरें ये भी हैं कि पुतिन की सेहत ठीक नहीं है, उनको सर्जरी की जरूरत है और वो कुछ दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं, अपनी जगह सत्ता किसी और को सौंप सकते हैं। ऐसे में वो सत्ता किसको सौंपेंगे, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पुतिन प्रण ले चुके हैं कि जब तक वो यूक्रेन को उसके घुटनों पर नहीं ला देंगे तब तक ना तो उनकी सेना यूक्रेन की धरती छोड़ेगी और ना ही वो यूक्रेन के खिलाफ जंग के खत्म होने का ऐलान करेंगे। लेकिन सवाल उन दावों को लेकर उठ रहे हैं जिन दावों में कहा जा रहा है कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो यहां तक हो रहा है कि पुतिन को कैंसर की बीमारी है और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर इन दावों को सच मान ले तो सवाल उठता है कि पुतिन की गैर मौजूदगी में कौन वो कौन होगा जो पुतिन की गैर मौजूदगी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की कमान संभालेगा। वो कौन होगा जो यूक्रेन के खिलाफ जंग का नेतृत्व करेगा। वो कौन होगा जो पुतिन की गैर मौजूदगी में उनकी जगह लेगा। इन तमाम सवालों को लेकर पश्चिमी मीडिया सिर्फ एक नाम को लेकर चर्चा कर रहा है और वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का। निकोलाई पात्रुशेव पुतिन की परछाई कहे जाते हैं। रूस में निकोलाई पात्रुशेव को दूसरा पुतिन कहा जाता है और इसके पीछे की वजह है निकोलाई पात्रुशेव का वो ओहदा जिससे खुद पुतिन ने उन्हें नवाजा है। निकोलाई पात्रुशेव रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और रूस में पुतिन के बाद इन्हें सबसे ताकतवर माना जाता है क्योंकि इनके फैसले पुतिन का ही फैसला माना जाता है। रूस में पुतिन अगर अपने बाद सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करते हैं तो वो हैं निकोलाई पात्रुशेव। कहा जाता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या फिर बाहरी सुरक्षा का मामला, पुतिन बिना निकोलाई पात्रुशेव से विचार किए कोई भी फैसला नहीं लेते। आमतौर पर मीडिया से दूर रहने वाले निकोलाई पात्रुशेव बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति में भी उनका अहम रोल रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में पुतिन के कथित उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा डर दिख रहा है और उसकी वजह है निकोलाई पात्रुशेव का हार्डलाइनर होना। दावा किया जा रहा है कि अगर जंग की कमान निकोलाई पात्रुशेव के हाथ आई तो यूक्रेन में जंग और भयानक होगी क्योंकि कड़े फैसले लेने के मामले में निकोलाई पात्रुशेव पुतिन से भी 2 कदम आगे माने जाते हैं। असल में पुतिन और निकोलाई पात्रुशेव का नाता कोई आज का नहीं है। दोनों के संबंध करीब 5 दशक पुराने हैं। पुतिन ने 1975 में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की थी, जबकि निकोलाई पात्रुशेव 1974 में केजीबी से जुड़े थे।
दोनों नेताओं ने अलग अलग समय पर रूसी एजेंसी FSB का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि चेचन्या के खिलाफ अभियान में पुतिन के साथ निकोलाई पात्रुशेव का भी अहम रोल रहा था और चेचन्या के खिलाफ युद्ध की कामयाबी के बाद ही पुतिन की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वो साल 2000 में रूस के प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। रूस से जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जंग यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही है और सबसे अहम बात कि जो नुकसान यूक्रेन को हुआ है इसकी भरपाई यूक्रेन सालों तक भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की अपने मित्र देशों से अपील कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की मदद करे, यूक्रेन का विकास फिर से पटरी पर लौटे। यूक्रेन को इसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन में 6 लाख करोड़ का नुकसान। राजधानी कीव में तबाही। जिस इलाके पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर सबसे पहले मिसाइल से हमला हुआ था। आप देखेंगे पीछे तस्वीरें, ये पूरी तरीके से मलबा आपको नजर आ रहा होगा। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जिसका नामो निशान मिट चुका है। मिसाइल यहीं पर आकर गिरी थी सबसे पहले और उसके पीछे देखिए असर। जो ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेस थे जिनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खार्किव में बर्बादी का मंजर काफी भारी है। इसको अगर आप देखें तो ताकत के हिसाब से भी काफी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ये सारे इसके पार्ट्स है। ये अगर एक छोटा सा पार्ट इतना भारी है, अब ये दूसरा हिस्सा देखिए इसका आपको मिनिमम ये 20 किलो के आसपास होगा। इरपिन शहर में चारों तरफ मलबा। ओडेसा में रिहायशी इमारतें जमींदोज। रूस से जंग यूक्रेन के लोगों के लिए विनाशक साबित हुई है। पुतिन की हताश सेना यूक्रेन को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहती है। हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के लोग मारे गए मगर उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं और यूक्रेन की आर्मी रूसी सेना का जमकर मुकाबला कर रही है। रूस और यूक्रेन की जंग कब रुकेगी? यूक्रेन को जंग से अब तक कितना नुकसान हुआ है? यूक्रेन में पुनर्निर्माण का काम कब शुरू होगा? पुनर्निर्माण के लिए यूक्रेन के पास पैसा कहां से आएगा? दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। तीसरे दौर में भीषण युद्ध लड़ा जा रहा है। पुतिन की सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का प्लान लेकर आई है और लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के वित्त मंत्री के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था आधी हो गई है। खाद्य भंडार तबाह हो गए हैं। 30% कंपनियों ने उत्पादन बंद कर दिया है। 45% कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया है। यूक्रेन जो 24 फरवरी तक विकास के पहिए पर दौड़ रहा था, आज एक जगह थम सा गया है। जंग रुकने के बाद क्या होगा? कैसे यूक्रेन दोबारा खड़ा होगा? इसकी शुरुआत कैसे होगी? सबके जहन में यही सवाल है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध से करीब 6 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। ये आंकड़ा रोजाना रूसी हमलों के बाद बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए यूक्रेन की सरकार जंग के बीच आंशिक निर्माण की तैयारियां करने में जुट गई है। इससे पहले मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। यूक्रेन विकास केंद्र अध्यक्ष इरिना के मुताबिक यूक्रेन का पुनर्निर्माण कई चरणों में, जिसे जंग रुकने के बाद भविष्य को देखते हुए किया जाएगा, क्योंकि कई इमारतें ऐसी थीं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं गिरी थी। पहले चरण में सड़कों और पुलों का निर्माण होगा। दूसरे चरण में पानी और बिजली की आपूर्ति को ठीक किया जाएगा। तीसरे चरण में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अनाज पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। चौथे चरण में ध्वस्त इमारतों की मरम्मत की जाएगी। पांचवें चरण में सरकारी स्कूल और अस्पतालों की इमारतों के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री के पूर्व निवेश सलाहकार डेनियल बिलाक के मुताबिक शुरुआत में यूक्रेन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए यूक्रेन के विदेशी पार्टनर्स से संपर्क किया गया है। वर्ल्ड बैंक के मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड से मदद मांगी जा रही है।
यूरोपियन यूनियन से भी मदद की गुहार लगाई गई है। यूक्रेन उन कंपनियों की तरफ भी देख रहा है जो पहले वहां निर्माण का काम देख रही थी। बड़ी बात यह है कि कई देशों की बड़ी कंपनियों ने युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में निर्माण का काम करने की इच्छा जताई है, जिसमें भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। दरअसल यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हम कीव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं और ये चर्च का पीछे का हिस्सा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च ये था जहां पर लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, पादरी मौजूद रहते थे। ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। रूसी सेना ने यहां तक तांडव मचाया है और कहा जाता है कि शनिवार रविवार को यहां पर ज्यादा भीड़ होती थी, यहां पर खास आयोजन होते थे। ये तबाह हो चुका है। ये आप देखेंगे, ये खंडर में तब्दील हो चुकी है बिल्डिंग, इसका नामो निशान मिट चुका है। सिर्फ यहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। करम, आप आगे आके तस्वीरें दिखा दीजिए तो समझिए कि क्या आलम रहा है। यहां तक कीव का किला तो सुरक्षित है, ज़ेलेंस्की अभी भी रूस को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो तबाही के निशान छोड़ गए हैं, बर्बादी के निशान यहां पर नजर आ रहे हैं। आप रास्ते से होकर गुजरिए, पोलैंड से आप आते हैं, आप कीव की तरफ जाते हैं।